बैंक नोट प्रेस के लिए जाना जाता है। और ये देन है हमारे प्रकाश चंद्र सेठी के, जिन्होंने यहाँ बैंक नोट प्रेस खुलवाया। अब नोटबंदी 2016 में मोदी जी ने जापान में थे उनके, और ये भी सहयोग है कि जब भी जापान जाते हैं तो कुछ न कुछ करके आते हैं। पहले नोटबंदी की थी, अब किसी 2000 का नोट गायब कर दिया। तो ये वहां से उन्होंने ताली बजा के कहा था कि आज से अभी से 4 घंटे बाद 1000 और 500 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए कहा। अब उन्होंने ये भी कहा था कि 4 उसके फायदे गिनाए। पहला फायदा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। दूसरा, काला धन आ जाएगा। तीसरा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। चौथा, नकली नोट समाप्त हो जाएगा। ये 4 फायदे उन्होंने गिनाए। अब हम समझ नहीं पाए थे उस समय कि 2000 नोट के लाने का मकसद क्या। उससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहले तो बड़ा सूटकेस लगता था, छोटे सूटकेस में आ जाएगा। 500 का नोट, क्या जो दिक्कत थी उसमें? पहले भी था, अब भी है। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं और बढ़ गया। मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की बात हम अलग से करेंगे। काला धन आया नहीं। इनके कार्यकाल में विदेशी काला धन वापस तो नहीं आया। देश से कम 32,000 करोड़ स्विस बैंक में ज्यादा जमा हुआ। अब आप समझ सकते हो कि काला धन वापस आया या चला गया। 2014 में पहले उन्होंने पहली कैबिनेट में काला धन की जानकारी लेने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की घोषणा की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था। आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कितना काला धन निकाला उसकी कोई जानकारी नहीं। पनामा पेपर्स में बड़े बड़े लोगों के नाम थे, जिसमें कि भूतपूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भी परिवार का नाम था। उसमें कई भाजपा के और लोगों के नाम थे। उस पनामा पेपर्स का क्या हुआ आज तक जानकारी नहीं है। तो काला धन आया कहां से? आतंकवाद कहां समाप्त हो जाएगा? तो रोज हमें इस बात का दुख होता है कि आतंकवाद बढ़ा है। रोज जम्मू कश्मीर में घटनाएं हो रही। नकली नोट का कहा? नकली नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक 80,000 नकली नोट तो 2000 के पकड़े गए और 1,81,500 के नकली नोट पकड़े गए। ये भी आप समझ लो कि अधिकांश नकली नोट कहां छप रहे थे? गुजरात में छप रहे थे। और नकली नोट छपने की मशीन में जो धर्म का ठेकेदार बनते हैं, उनमें से एक व्यक्ति उसमें शामिल था। अब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा, छोटा मध्यम उद्योग व्यापार समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का होने के साथ साथ इसमें लगभग 2% जीडीपी गिरेगी, यानी कि लाखों करोड़ का नुकसान इस तुगलकी आदेश से, नोटबंदी से हुआ। और हुआ भी 2% जीडीपी नीचे गिरी। और स्कैम क्या हुआ?
नए नए नोट छप के सबसे ज्यादा कहाँ गए? गुजरात गए, और गुजरात के सहकारी बैंक के पास आए। यतीन ओझा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने विधिवत पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह जी के कुछ निकट के लोग 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67.5 लाख नए नोट दे रहे हैं। उसका जवाब तक नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, यानी कि उनकी सहमति में। फिर एक चित्र सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2000 रुपए की गड्डी के पूरा कमरा भरा हुआ है, उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। पूरे तरीके से मेरा यह आरोप है, और मैं इस बात को खुलेआम कह चुका हूं, अमित शाह जी आपको जवाब देना चाहिए। यतीन ओझा ने आपके लोगों पर जो आरोप लगाया है उसका आप उत्तर क्यों नहीं देते? पिछले 3-3.5 साल से मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं अमित शाह जी को, आज तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। साथियों, अब दूसरी बात आती है कि आपने 2000 का नोट, नए नोट इसलिए आप लाए थे कि जब वो चारों बिंदु पर फेल हो गए तो उनका नहीं, हम लोग कैश ट्रांजैक्शन कम करना चाहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो 2000 कैश ट्रांजैक्शन खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, सॉरी, तो 2016 में करेंसी इन सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन जो करेंसी थी 17.5 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में थी। आज वो करेंसी 32 से 33 लाख करोड़ हो गई है, यानी कि लगभग दूनी हो गई। अब कैश ट्रांजैक्शन बढ़ा कि घटा? ये लगभग 16 से 17 लाख करोड़ कहां है, किसके पास है? किस प्रकार से पैसा खर्च राजनीतिक लोग चुनाव में खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस में खरीदे जा रहे हैं विधायक। अब 2000 के नोट थे कि 500 के नोट थे, हमें नहीं मालूम, मनोज चौधरी बता देगा आपका देवास का, तो उसके पास 500 के आए थे कि 1000 के आए थे या 2000 के आए थे। प्रश्न इस बात का ही है कि ये सारे जो हुए हैं इसमें कैश ट्रांजैक्शन और बढ़ा है, कम नहीं हुए, जाली नोट भी बढ़ गए। अब 2000 नोट की खत्म किए जा रहे हैं। जब 2016 में पूरी जनता को दिए गए थे 4 घंटे, कि 4 घंटे में आपके नोट खत्म, केवल 4000 रुपए निकाल सकते। लाइनें लगी, किन्हीं की शादी, किन्हीं के कोई, उसमें लोग बहुत बर्बाद हो गए, कई लोग मर गए लाइन में खड़े खड़े, और पूरे तरीके से लोग परेशान हो गए। और उससे कहा था, उस समय कहा था भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। अब 4 साल बाद वही नोट समाप्त कर दिए। अब आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि नहीं, 2000 का नोट होने से भ्रष्टाचार में सहूलियत होता था, उसको कम करने के लिए हम ये खत्म कर रहे हैं। जिद भी मेरी, फुट भी मेरी, और अंटी मेरे बाप की। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। हम इसी के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि पूरी इस योजना में नए नोट की छपाई पे कितना खर्चा आया? आज 2000 के कम से कम 3.5 लाख करोड़ के नए नोट, मतलब 2000 के करेंसी के नोट हैं। अब उनको बदलने में आम आदमी के पास 500,000 के नोट किसान के पास, मजदूर के पास हो जाते थे। उसको बदलने के लिए 4 घंटे,
और 2000 नोट के बदलने के लिए 4 महीने, वो भी करेंसी समाप्त नहीं हो रही। 500 और 1000 के नोट की करेंसी खत्म हो गई 4 घंटे में, लेकिन 2000 के नोट की करेंसी 4 महीने में भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गरीब किसान मजदूर के गाड़ी कमाई का पैसा तो तुमने चंद घंटों में खत्म कर दिया, और बड़े बड़े बेईमान, भ्रष्टाचारी और काला धन के लोगों को 4 महीने तुमने दिए समय। उसके बाद भी वो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा, मतलब वो रहेगा, टेंडर रहेगा। बात वही है कि पूरे तरीके से नोटबंदी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें मेरे पास और आई हैं कि आज तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कितने नोट डिस्ट्रॉय किए गए। आज तक जानकारी नहीं मिली है। ये भी एक फैक्ट है। मैं फाइनेंस कमेटी में था, हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब ने बताया था, जब उनसे पूछा गया कि साहब जितने 1500 के नोट आपने समाप्त किए उनमें से कितने जमा हो गए, तो उन्होंने कहा 99.78% नोट वापस आ गए। तो इसका मतलब है फेक करेंसी भी वापस आ गई, क्योंकि दूर दराज इलाकों में पोस्ट ऑफिस पे नकली नोट और असली नोट में कौन पता लगाएगा। नेपाल और बांग्लादेश के अंदर भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, वहां पर कितने नोट थे आज तक उसका हिसाब नहीं दिया गया। इसी तरह से आदेश हुआ था, जिस तारीख को आदेश हुआ था नोटबंदी का 2016 में, चूंकि बैंक नोट प्रेस पर 2, 3, 4 दिन तक वो आदेश नहीं आया, क्योंकि उनको तो टारगेट दिया था कि तुम लोग कितने नोट छापने हैं। वो सारे 100, 500 और 1000 के नोट जो छपे उनका क्या हुआ? ये भी चले गए क्या भाजपा के लोगों के हाथ में, और इनको भी बदल लिए गए क्या बाद में? इसी के साथ साथ 2000 के लगभग 30 करोड़ नोट छपे थे, जिसका मैंने उल्लेख किया। अब ये भी एक चिंता का विषय है कि रूटीन तरीके में जब करेंसी नोट है वो रेलवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होते हैं और पूरा का पूरा कैरेज अंदर आ जाता है और वहां पे नोट अंडर स्क्रूटनी जाते हैं। इस बार कंटेनर्स में भेजे, उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम था उसके आज तक उल्लेख नहीं किया गया। 300 करोड़ का कागज डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि वो तो कट गया था, साइज बदल दिया। अरे साइज बदलने का क्या कारण था? ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक उज्ज्वलन उदाहरण नरेंद्र मोदी जी का रहा। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुद खाऊंगा दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही उनका मोटो है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मेरा यह आरोप है कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुए। साथियों, अब हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2003 में आई, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने न आए। शुरुआत हुई डंपर कांड, उसके बाद नौकरी की सरकारी शासकीय नौकरी की भर्ती व्यापक,
नए नियम और कानून बनाए गए भर्ती के लिए, और ऑनलाइन परीक्षा चालू की, और ऑनलाइन में गड़बड़ी कैसी हुई आपको मालूम है। परीक्षा लेने के लिए भी कंपनी जो चुनी गई, अधिकांश जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी उनको चुना गया। ये सब रिकॉर्ड पर है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो बिना रिकॉर्ड की। पोषण आहार पर भ्रष्टाचार हो गया, ये सीएजी की रिपोर्ट, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है। बच्चों के यूनिफॉर्म में घपला हो गया, पीडीएस में घपला हो गया। अब 90 करोड़ रुपए कमाए इन्होंने, और उसमें पोषण आहार में 110 करोड़ कमाए। अब ये बताइए, इसी के साथ साथ ई टेंडरिंग में तो हजारों करोड़ रुपए कमाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो दीपक जोशी जी ने, कैलाश जोशी जी हमारे, मैं कहता हूं कि मैंने कोई इतना ईमानदार राजनीतिक नेता नहीं, सरल, सज्जन और साफ व्यक्ति थे। उनके घर में गया, 3 कमरों का घर, और दीपक जी ने मेरे से मिलने आए थे 91 में, दुखी थे। ये उस समय राजनीतिक अपने छात्र जीवन में भारतीय युवा मोर्चा के एबीवीपी के अध्यक्ष थे, भारतीय युवा मोर्चा के रहे। तब शिवराज सिंह चौहान इनका वर्कर हुआ करते थे, माफ करेगा, पूरा सम्मान देना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो शिवराज चौहान जी के घर से कुछ नहीं आता था, सब इनके यहाँ से जाता था। कपड़े और भोजन की व्यवस्था जी करते थे। ये परिवार तो 3 कमरों में रह रहा है देवास में, और माननीय शिवराज सिंह जी ने ऑफिशियल अपना जब फॉर्म भरा 2018 में, तो 9.5 करोड़ की संपत्ति बताई। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कहां से आया, इनकी कौन सा इनका धंधा है, कौन सा व्यवसाय है, कौन सा व्यापार है। जैत गांव में गया हूं, जहां की रहने वाले। जैत में ये मुख्यमंत्री बने तब तक एक भी डंपर नहीं था, एक भी, या वाईफाई कहते हैं, वाईफाई को, बड़ी ट्रक को क्या कहते हैं, हाईवा, एक भी हाईवा नहीं था। आज वहां कम से कम 200 हाईवा है उस गांव का। कितने घर घोषणाएं, तो आप समझिए कि यहाँ के जो पैकी प्लॉट का यहाँ पर प्रकरण है। मुझे बताया गया कि 3 बार घोषणा कर चुके ये कि पैकी प्लॉट का मैं आदेश दे रहा हूं, आज से समाप्त। आदेश नहीं निकलता, घोषणा होती है, आदेश नहीं निकलता। अब साथ में पूलिंग ऑफ लैंड। अब पूलिंग ऑफ लैंड, चंद्रबाबू नायडू जी ने अपना अमरावती नया कैपिटल बनाने के लिए योजना बनाई थी कि वहां के लोगों को सस्ती जमीन लेकर और डेवलप कर महंगी जमीन उन्हीं को वापस दी जाए। वो योजना पूरी तरह से असफल रही, लेकिन मध्य प्रदेश में देवास के आसपास की जमीनों पर ये पूलिंग का चला हुआ है। एक तो पैकी प्लॉट का चला ही हुआ था, दूसरा एक और ही आ गया। किसान की जमीन जो करोड़ों रुपए एकड़ है,
उसको गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन पे खरीदा जा रहा है। और ये कलेक्टर गाइडलाइन भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ी नहीं है, वो भी कीमतें बढ़ती जा रही है, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? जबकि भोपाल में बढ़ रही है, इंदौर में बढ़ रही है, देवास में क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या इंटरेस्ट है माननीय शिवराज सिंह जी का? यहाँ की जमीनों में क्या इंटरेस्ट है? यहाँ के जिला कलेक्टर का क्या इंटरेस्ट है जो कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ाई जा रहा है? कैसे कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ रही तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है उसमें कभी आपको घाटा हो रहा है, उसके लिए कौन जवाबदार है? जिम्मेदार है आप, जवाबदार है। भारत के सरकार ने 2013 राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के निवेदन पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए। उसके पर में प्रावधान है कि सरकार कोई भी जमीन ले, अगर 5 साल तक उसका सरकार को उपयोग नहीं हुआ तो जमीन वापस कर दी जाए। उसका पालन क्यों नहीं हुआ? उसके बाद बात आई कि दूसरा था शहर की जमीन क्या जो गाइडलाइन से दुगना मुआवजा होगा और गांव की जमीन का 4 गुना मुआवजा होगा। सरकार बदली। मोदी जी ने सबसे पहला ऑर्डिनेंस जो लगाया वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम समाप्त होने का लगाया। ये किसके फायदे में था? किसान के फायदे में तो नहीं था, किसान को तो नुकसान हुआ, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए उन्होंने ये ऑर्डिनेंस निकाला। कांग्रेस ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, उनको विड्रॉ करना पड़ा। फिर उन्होंने पीछे के रास्ते से अधिकार दे दिया नोटिफिकेशन के साथ साथ राज्यों को कि आप अपना रेट तय कर सकते हैं। और पहला राज्य मध्य प्रदेश था में ये अपने आप को किसान को तो कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जितना किसान विरोधी कोई हो नहीं सकता। इन्होंने पूरे अपने नोटिफिकेशन लगाकर कह दिया कि जो गाइडलाइन होगी उसी का मुआवजा हम देंगे। क्या ये किसान के हित में है? इसी के साथ साथ ये देवास में कोई भी जमीन की रजिस्ट्री होती है उसमें नजूर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। पूरे प्रदेश में क्यों नहीं मांगा जा रहा है? यही क्यों मांगा जा रहा है? अरे ये रियासती इलाके थे, रियासती इलाके में राजा की मर्जी होगी, गांव के गांव दान दे दिए, जमीन दान दे दिए, उसको लिखा पढ़ी थोड़ी होती थी। अब वहां पर किसान लोगों से नजूर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और एक एक नजूर के सर्टिफिकेट के लिए मुझे बताया गया लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं जिला कलेक्टर पर। ये भ्रष्टाचार का पैसा कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर तक जा रहा है। एक एक कलेक्टर के ट्रांसफर पोस्टिंग की बोली लगती है। देवास की बोली कितने में है मैं भी पता लगा कर बता सकता हूं। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे पोस्टिंग हो गई, काम पूरा नहीं, उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, वो लोग बता देंगे हमको। बात यही है कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, जन सेवा नहीं कर रहे हैं, धन सेवा कर रहे हैं। साथियों, समय आ गया बदलाव का। कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा था कर्जा माफ होगा, शुरुआत हो गया, 27 लाख का लोगों का कर्जा माफ हुआ। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्हीं के गांव के उनके रिश्तेदारों के कर्जे माफ हुए। हमारे पास सूची है। कितना झूठ बोलोगे शिवराज सिंह चौहान? 2 लाख के ओवरड्यू सारे कर्जे माफ हो गए। 50,000 1 लाख तक के कर्जे माफ होने वाले थे। 50 लाख तो हो गए थे, 1 लाख और 2 लाख और होने वाले थे। सरकार चली गई। साथ में कमलनाथ जी ने कहा था किसान को आधी रेट में बिजली दी जाएगी, दी। सस्ती बिजली डोमेस्टिक कंजप्शन में दी जाएगी, दी। 1 रुपया प्रति यूनिट में आप सब लोगों को बिजली मिली। जब बिकाऊ कांग्रेसी चले गए उसके बाद फिर रेट वो का वही हो गया, हजारों के बिल आने लगे। गरीबों की पेंशन थे मेरे घर में 300 रुपए मिलती थी माँ बाप, उसको 18 साल तक इन्होंने नहीं बढ़ाया। कमलनाथ जी ने 600 किया।
हर क्षेत्र में जो कहा सो किया। शुद्ध के लिए युद्ध, नकली दवा, नकली दूध, हर चीज तो नकली दिख रही थी, वो उस पर छापे पड़ने लगे, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये कमलनाथ जो कहते हैं करते हैं। अब उन्होंने वादा किया हम 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे, 1500 रुपए गरीब महिलाओं को देंगे, कर्जा पूरा माफ किया जाएगा, बिजली का बिल भी वो पूरा किया जाएगा। साथ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये सारे वादे हैं, पूरा करेंगे। परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है और बदलाव होगा। मुझे पूरे प्रदेश में घूमने का अवसर मिला। कमलनाथ जी ने हमसे कहा तो दीकरा जी और हमारी ड्यूटी लगाइए कि जो सीटें बराबर हार रहे हैं उस पर हम जाकर देखें। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, सब लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे और देवास में भी हम झंडा गाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत में आपने धीरे बोलो यार। सर हिमाचल इस बार आप चलेंगे। सर हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद आपके पास ऐसा कौन सा तंत्र है, ऐसा कौन सा मंत्री जिससे आप ये परिवर्तन ला पाएंगे ऐसी कंडीशन में जब बीजेपी के वीडी शर्मा ने यह कह दिया है कि 15 महीने की सरकार केवल झूठे वादे करके स्थापित की गई थी और ये सब जितने हैं सब झूठे हैं। पहले वीडी शर्मा के अंतरंग में जाकर उससे पूछ लो कि उसकी शिवराज से पट रही है नहीं पट रही। सर शुरुआत में आपने 2000 के नोट की बात की है, पीसी शुरू होती पीओमए में उस समय जो प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका एक बयान आया है जो कि नोटबंदी में खुद शामिल थे। नृपेंद्र मिश्रा जी का एक कहना है कि उस वक्त जो है प्रधानमंत्री जी ने 2000 का नोट बाजार में लाने की इच्छा जाहिर नहीं की थी। उनका ये कहना था कि गरीबों का नोट नहीं है और इससे जमाखोरी का खतरा बढ़ेगा। ये नृपेंद्र मिश्रा जी का बयान आया कुछ घंटे पहले, क्या कहेंगे आप? एक बात सुनो, नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हो और देश में हो जाए, संभव है क्या? तो क्या नृपेंद्र मिश्रा झूठ बोल रहे हैं सर? नोटबंदी और क्या लगता है? ये महागठबंधन एक बार या तो नृपेंद्र मिश्रा जी की नजरों में नरेंद्र मोदी इतने कमजोर नेता है कि अपने मन की बात वो नहीं करा पा रहे, या तो ये है या वो झूठ बोल रहे हैं। ये महागठबंधन की एक बार बात फिर सामने आई है, तो क्या कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद इस महागठबंधन की नेतृत्व महागठबंधन जो है कांग्रेस करेगा क्या नेतृत्व? एक बात सुन लीजिए, ये सारी बातें जो है मेरे हाथ में नहीं है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के साथ कुछ चर्चा हो रही है, क्या हो रही मुझे जानकारी नहीं। सर झारखंड विधानसभा की जवाबदारी आपको मिली है, देवास लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस हारती आई है, तो क्या इस बार हम कोई मजबूत कैंडिडेट देख पाएंगे जिसको जिताने के लिए पूरी कांग्रेस लग जाए देवास में, कि कमजोर कैंडिडेट? कोशिश तो हम हमेशा कहते हैं कि मजबूत कैंडिडेट दिया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार माहौल लग रहा है कि सफल हो जाएगा। सर आपने ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए थे जी कंटिन्यू, लेकिन अब कर्नाटक का जैसे रिजल्ट आया या जो राजस्थान में भी आपकी सरकार है, अब कर्नाटक का रिसेंट में आया, क्या अब ईवीएम पर विश्वास हो गया? मैं बिल्कुल 1% भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। नंबर 1, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी होशियारी से देश के चुनाव में तो करेंगे और किया। चुनाव आयोग से हमारे 2-3 प्रश्न हैं ईवीएम के मामले में, और जिसमें कि कम से कम 160 देश के आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड जजेस, प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, उन्होंने कुछ प्रश्न किए। प्रश्न नंबर 1, ये माइक्रोचिप जो चिप आता है, लगता है मशीन में, वो कहां से आता है? प्रश्न नंबर 2, ये सिंगल प्रोग्रामेबल चिप है या डबल प्रोग्रामेबल चिप है, मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? प्रश्न नंबर 3, कैंडिडेट का नाम वीवीपैट मशीन में इंटरनेट के माध्यम से फीड किया जाता है या मैनुअली किया जाता है? ऐसे हमारे कम से कम 20 क्वेश्चंस हैं जो सिविल सोसाइटी ने 2 मई 2022 में
लिख के उनसे प्रश्न पूछे, आज तक उसका कोई उत्तर नहीं आया। एक बात समझ लीजिए, विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें चिप डला हो जो हैक न किया जा सके, कोई भी मशीन। यहां तक कि रिजर्व बैंक ऑफ रशिया, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश के करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैकिंग से। इसलिए, और ये कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम मशीन यूज नहीं हो रही है। जर्मनी के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये मशीन से अब वोटिंग नहीं होता है, बैलेट से वोटिंग होता है। यहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी ईवीएम से मशीन से वोटिंग कराना बंद कर दिया है। इसलिए हमारा प्रश्न तो उनके ऊपर है, जो हमने प्रश्न पूछे तो जवाब दे। अभी कुछ दिन पहले रूरल ईवीएम पे, रिमोट ईवीएम पर एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें था कांग्रेस की तरफ से। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे प्रश्नों का पहले जवाब दो। अभी आप कह रहे हो कि यहाँ माइग्रेंट लेबर को करने के लिए हम अलग से 70-80 विधानसभाओं का पूल बना के वहां माइग्रेंट लेबर की वोटिंग करा देंगे। वो तो रिजेक्ट हो गया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने मना कर दिया, बीजेपी अकेली रह गई थी। हम माननीय चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि ईवीएम के मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, ये हमारी मांग होगी। सर एक सर मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला तो ये कि कल हुई यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो जयंती हुई, उसमें राजपूत समाज के लोगों ने सरकार को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 45 सीट्स हैं जिस पर राजपूत समाज का जो है वोटर्स है वो हावी है। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? एंड नंबर 2 इज कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने ये बोला है कि वो जो वचन देगी, 5 वचन जो वो देने वाली है, क्या उसके साथ उसको टाइम लिमिट भी नहीं देना चाहिए जनता के हित के लिए? पहले दूसरा प्रश्न का उत्तर है जी कि बिल्कुल हम लोग इसको टाइम लिमिट में ही पूरा करेंगे जितने वादे करेंगे। एक नंबर 1 का प्रश्न, देखो हम सब नेता लोग हैं, ये कामेश्वर नीकरा जी मेरे बगल में बैठे हैं, इनके भाई प्रभात नीकरा बहुत बढ़िया भाषण देते थे, आशुतोष राणा जी के बड़े भाई। उन्होंने बहुत अच्छा दोहा लिखा था, वो मैं आपको सुनाता हूं। जात जात में जात है। अब राजपूतों में भी सिसोदिया है, चौहान है, बैस है, ब्राह्मणों में कोई सरयुपारी है, कोई कानकुब्ज है, कोई नर्मदा। तो जात जात में जात है, मतलब हर जात में अलग जाते हैं। और जात जात में जात जाए, जात जात में जात लोग जाते हैं, सम्मेलन हो रहा है, जैसे आपने महाराणा प्रताप बताया। तो जात जात में जात है, जात जात में जाए। नेता अजात है, सब जातन में जाए। तो हम लोग तो नेता है, हमारी कौन सी जात है? नेता जात अजात है। नेता जात अजात है, सब जातन में जाए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार सामने आए हैं, कर्नाटक में जिस तरह क्या मध्य प्रदेश में भी 2 नाम आ सकते हैं? यहाँ तो एक नाम है। सर एक अहम सवाल है, आखिरी और अहम मेरा आखिरी सर की राजा साहब, देवास सहित मध्य प्रदेश में अब ये परिवर्तन यात्रा हो रही है, परिवर्तन कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन क्या कारण रहा कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अभी तक नहीं निभा सकी? बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं देवास सहित मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने एक सशक्त विपक्ष का दायित्व नहीं निभाया। अच्छा, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। व्यापम की लड़ाई कौन ने लड़ी थी? आपने लड़ी थी, हमने लड़ी थी। एक सुनिए, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपके पास। उसकी लड़ाई हमने लड़ी थी। यहाँ की लड़ाई आपके भ्रष्टाचार की, टेंडरिंग की लड़ाई आपने लड़ी थी, हमने लड़ी थी। भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण आए, आप लाए कि हम लाए? बात वही है। आप लोग अगर हमको श्रेय नहीं देना चाहते मत दीजिए, आपका विवेक है, लेकिन हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। कितने लोग हमारे कांग्रेस के आंदोलन में हमने लाठियां खाई हैं,
हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं, उसको आप क्या मानते हैं? डंपर और व्यापम घोटाले के बाद आज तक कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस अच्छा, आप बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी तक आप नहीं बड़ा करते। आंदोलन का जरा इससे डिफाइन नया संदेश अरे जनता में जाए। संदेश तो है, हम लोग दे चुके हैं और हवा कांग्रेस के पक्ष में है। भ्रष्टाचार कई जगह प्रमाणित हो चुका है और यही नहीं है, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल का सबसे बड़ा आरोप यह है कि आईएसआई पाकिस्तानी एजेंसी पर जासूसी करते लोग कौन पकड़े गए? बजरंग दल का नेता बलराम सिंह सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ये लोग पकड़े गए और इन पर मेरा आरोप है शिवराज सिंह चौहान पर कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्यों नहीं लगाया लोगों पर? हाई कोर्ट से जमानत क्यों से होने दी आपने? आज तक आपने अपील क्यों नहीं की? ये पूरे तरीके से ये लोग जो हैं पैसे में कुछ भी अपने आप को बेच सकते, राष्ट्र को बेचा उन लोगों ने। एक दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह पर माननीय सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं देशद्रोही है। मुकदमा दायर करो, गिरफ्तार करो। मैं गया पुलिस स्टेशन में, भैया मुझे गिरफ्तार करो, तुम्हारा मुख्यमंत्री कहता मैं देशद्रोही हूं। पुलिस ने लिख के दिया साहब पर कोई केस नहीं बनता। अब इससे बड़ा झूठा कोई होगा शिवराज सिंह ज्यादा? दूसरी मैं आखिरी बात मैं कहता हूं, हमारे बजरंग बली को अपमानित किया नरेंद्र मोदी ने, जो बजरंग दल जैसे भ्रष्ट बेईमान अराष्ट्रीय संगठन को उन्होंने बजरंग बली के साथ तुलना की है। हमारी आत्मा को, हमारे धर्म को ठेस पहुंची है। माफी मांगो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी। एक और बात, चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इलेक्शन कमीशन उसको पालन कराता है। साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में साफ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं बजरंग बली की जय बोल के बटन दबाओ। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में का उल्लंघन है। उन पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। सोनिया जी को नोटिस भेज दिया जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, और आज नरेंद्र मोदी को नोटिस तक नहीं भेजा उन्होंने। चलिए, धन्यवाद। सर एक आखिरी